नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं दिल्ली सल्तनत में जितने वंश हैं उसमें जो पहला वंश है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में वैसे 5 वंश है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश होता है। तो कल मैं आपको बताया था उनका टाइम पीरियड, कौन संस्थापक था, कौन अंतिम शासक था। आज मैं उसके विषय में डिटेल जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश। तो जो गुलाम वंश होता है, गुलाम वंश का यदि आपसे टाइम पीरियड पूछा जाता है कि टाइम पीरियड कब है, तो गुलाम वंश जैसे ही मोहम्मद गोरी 15 मार्च 1206 को मरता है, उसकी मृत्यु होती है, तो 1206 से लेके आपका 1290 तक चलता है, 84 साल तक। ये जो मोबाइल नंबर था शायद आपको याद होगा, 84 30 94 84 30 94 37 75। तो ये जो मोबाइल नंबर है, इसको मतलब दो अंक उठाकर इसको जोड़ना है 1206 में, फिर जो आएगा लास्ट उसमें जोड़ते जाना है, तो हम अंततः 1526 तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत होता है, दिल्ली सल्तनत आपका चलता है 1206 से लेके 1526 तक। यदि आप दिल्ली सल्तनत का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चलता है। टोटल दिल्ली सल्तनत 320 वर्षों तक चलता है। अब देखिए, बात करते हैं गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक रहता है, इसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन जो ऐबक होता है, ये गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक रहता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है 1206 से लेके 1210 AD तक के शासन करता है। अब देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, इसको तुर्किस्तान जो होता है, तुर्किस्तान के कूफी इसको खरीदते हैं। और इसके बाद में तुर्किस्तान के जो कूफी रहते हैं, ये इसको क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी को बेच देते हैं। इस तरीके से जो ऐबक होता है या मोहम्मद गोरी का क्या होता है, मोहम्मद गोरी का दास होता है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। अब देखिए, बात करते हैं इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक होता है, तो ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता होता है ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है। आप देखिए, धीरे धीरे आराम से वीडियो देखिएगा, मैं भी आराम से पढ़ा रहा हूं, तो आपको धीरे धीरे पूरा जो दिल्ली सल्तनत है उसके विषय में आपको काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आप बस आराम से देखते रहिए। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता होता है, ऐबक का मतलब होता है। अब यदि पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को किस किस नाम से इसको जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहता है, इसको कुरान ख्वाह का मतलब होता है कुरान का पाठ करने वाला। ये काफ़ी अच्छे तरीके से कुरान का पाठ करता था। कुरान का जो पाठ करने वाला होता है उसे कुरान ख्वाह कहा जाता है। और देखिए, इसको कहा जाता है लाख बख्श। क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान करने वाला होता है। बख्श का मतलब बख्श देना, तो इस तरीके से लाखों का दान करने वाला। और इसको एक चीज और कहा जाता है पील बख्श। इसको क्या कहते हैं? पील बख्श। पील बख्श का मतलब होता है हाथी का दान करने वाला। हाथी का जो दान करने वाला था, ये भी मतलब तीनों जो इसको जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वाह, लाख बख्श, पील बख्श। और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी की बात की जाती है तो राजधानी इसकी रहती है लाहौर में इसकी राजधानी रहती है। फिर देखिए, मैं चर्चा करता हूं इसने कौन सी उपाधि धारण की थी। जो पूछा जाता प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इसके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी, तो इसने आपका जो उपाधि धारण किया था मलिक और सिपह सलार की उपाधि, इसने 2 उपाधियां धारण किया था। मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण किया था। और देखिए, जो रहता है मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, इसने क्या बनवाया था? इसने बनवाया था कुतुब मीनार। ये बनवाया नहीं था, इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो इसी ने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके नाम से इसने कुतुब मीनार का नाम रखा था? तो इसने प्रसिद्ध जो सूफी थे, प्रसिद्ध सूफी संत जो थे
कुतुबुद्दीन बख्तियार जो काकी थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से इसने रखा था कुतुब मीनार की नींव इसने रखा था। और इसने एक मस्जिद बनवाया था। दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद बनवाई थी। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम, उसका नाम था। दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद थी। फिर आपसे यदि पूछा जाता है कि इसने क्या बनवाया था? 2.5 दिन का जो झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था ये? तो ये आपका अजमेर में बनवाया था, अजमेर में। ये जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद रहती है ये भी आपका दिल्ली में रहती है, दिल्ली में। और जो कुतुब मीनार है ये भी कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में बनवाता है। संस्कृत महाविद्यालय रहता है, जो संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर उसको विध्वंस करके ये मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करता है। फिर इसके बाद में ये अपने बेटी की शादी कर देता है। किससे? इसका दास और दामाद रहता है इल्तुतमिश जो होता है इसका दास और दामाद रहता है। इससे अपनी बेटी का शादी कर देता है और अंततः 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु कैसे होती है? तो चौगान या कहा जाता है चौगान या पोलो खेलते समय ये क्या करता है? घोड़े से गिर जाता है। चौगान में क्या करते हैं? घोड़े पर बैठे रहते हैं और एक स्टिक रहती है, जैसे जो गोल्फ खेला जाता है उसी तरीके स्टिक रहती है और बाल पे मारा जाता है इस तरीके से। तो वहां से गिर गया है और गिरने के बाद इसकी क्या हो जाती है? घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतना ही देखिए, इसके विषय में कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कुछ भी यदि पूछा जाएगा इतना ही पूछा जाएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो यदि आपसे पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी को किसने बेचा था? तो कूफी ने बेचा था, जो तुर्किस्तान का था। ये नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कि आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था इसलिए क्योंकि ये मोहम्मद गोरी को काफी मानता था। और इसके बाद में देखिए बात करते हैं, इसको कुरान ख्वाह, इसको लाख बख्श, इसको पील बख्श। और इसने दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम है कुब्बतुल इस्लाम नाम है। कुतुब मीनार की नींव इसने रखी थी किसके नाम पे? प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। और इसके बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाता है अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर, और अपनी बेटी की जो शादी कर देता है, दास और दामाद रहता है इसका इल्तुतमिश रहता है। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके विषय में इतना ही है। फिर देखिए आता है आराम शाह जो होता है ये आपका 1210 में गद्दी पर बैठता है, लेकिन इल्तुतमिश होता है इसको मार देता है। इल्तुतमिश मारकर 1210 से लेके 1236 एडी तक ये आपका गद्दी पर बैठता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के विषय में ही। तो देखिए जो इल्तुतमिश होता है ये क्या करता है? शमसी वंश की स्थापना करता है, इल्तुतमिश करता है। और इल्तुतमिश जो होता है ये आपका तुर्की या कह लीजिए जो है कि इस्लाम का, और इसके बाद में दिल्ली सल्तनत, तुर्की और इस्लाम का प्रसिद्धि, और इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का ये स्थापना करता है। वास्तविक जो संस्थापक रहता है ये आपका यही रहता है, इल्तुतमिश रहता है। तो अब देखिए इल्तुतमिश के विषय में चर्चा किया जाता है इल्तुतमिश। तो यहाँ जो इल्तुतमिश होता है तो इल्तुतमिश जो होता है 1210 से लेके मैं अभी बताया था 1236 एडी तक ये आपका शासन करता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछा जाता है, वैसे नहीं पूछा जाता है, बस ऐसे ही शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य की नींव। साम्राज्य की जो नींव होता है इसका इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ होता है। और इसके बाद में इल्तुतमिश ने तुर्की और मुस्लिम प्रसिद्धि या कह लीजिए जो है कि
इस्लाम कह लीजिए, या फिर इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक रहता है, वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश शमसी वंश की स्थापना किया था। इल्तुतमिश किस वंश की स्थापना किया था यदि आपसे पूछा जाता है, तो इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की थी। और जो इल्तुतमिश होता है, इसने तुर्क चहलगानी की स्थापना करता है, जिसमें 40 योग्य तुर्क सरदार रहते हैं। 40 योग्य तुर्क सरदार का जो समूह बनाता है, इसको कहा जाता है तुर्क चहलगानी कहा जाता है। और इसने यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, इसने इक्ता पड़ाली भी ये चलाया था। इक्ता का अरबी में शाब्दिक अर्थ होता है भूमि। तो भूमि का ये दान करता था। किसको? भूमि देता था, दान नहीं करता था। जो सैनिक थे, सैनिक एवं गैर सैनिक थे, वेतन के रूप में उन्हें क्या देता था? वेतन के रूप में उन्हें भूमि दे देता था। और इसके बाद में इसने सिक्के चलवाए। सिक्का ये चलवाया था। सिक्का कौन कौन सा था? तो टंका किसका था? चांदी का बना हुआ सिक्का था, इसने टंका चलवाया था। और इसके बाद में इसने चलवाया था जीतल जो था वो तांबे का बना हुआ था, तांबे का। अब देखिए जो दोनों सिक्के थे, इसने इस पर अंकित करवाया था। एक तरफ शिव का नंदी और दूसरे तरफ पे चौहान का घुड़सवार। इसने क्या किया था? अपने सिक्कों पर जो सिक्के थे, इसने इस पर अंकित करवाया था। शिव का नंदी अंकित करवाया था और चौहान का घुड़सवार इसने अंकित करवाया था। और इसकी जो राजधानी रहती है, राजधानी यदि आपसे पूछा जाता है, तो इसकी राजधानी रहती है सुल्तानगढ़ी रहती है, जो दिल्ली में पड़ता है, सुल्तानगढ़ी। अब फिर देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है गुंबद निर्माण का पितामह, भारत में जो गुंबद निर्माण की प्रथा चलती आ रही है, जैसे जितना भी मस्जिद बनाया जाता है गुंबद नुमा आकार दिया जाता है, तो इसी को कहा जाता है गुंबद निर्माण का पितामह कहा जाता है। किसको? यदि आपसे पूछा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है गुंबद निर्माण का पितामह, इसको कहा जाता है। और इसके बाद में जो इल्तुतमिश रहता है, इसके दरबार में यदि आपको न्याय लेना है, तो न्याय लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाल वस्त्र किसके लिए? न्याय के लिए आपको लाल वस्त्र पहनकर इसके सामने जाना पड़ता था। तो आपका ये लाल वस्त्र न्याय के लिए, मतलब इसने कहा था प्रतीक के रूप में आप लाल वस्त्र पहनिए न्याय के लिए, यदि न्याय आपको चाहिए। ठीक है, तो देखा जाएगा, उसमें कैलकुलेशन किया जाएगा कि आप न्याय के हकदार हैं कि नहीं हैं। ये नहीं कि आपने लाल वस्त्र पहन लिया तो आपको न्याय ही मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। फिर इसके बाद में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाता है। ये मतलब चलवाता है गोरी एवं रजिया के नाम से शुद्ध अरबी सिक्के भी चलवाने का काम करता है। कौन? इल्तुतमिश करता है। फिर देखिए, इल्तुतमिश के बाद में आता है 1236 में बैठता है फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है। 1236 में फिरोज शाह बैठता है। लेकिन फिरोज शाह को जो होता है, फिरोज शाह को के बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। 1236 से लेके 1240 तक रजिया सुल्तान बैठेगी। तो अब देखिए, बात किया जाएगा रजिया सुल्तान के विषय में। तो आपको पता है, पहली व अंतिम मुस्लिम जो शासिका होती है, पहली व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका किसको कहा जाता है? तो आपका जो रजिया सुल्तान रहती है, इसको कहा जाता है पहली व अंतिम महिला मुस्लिम
शासिका के रूप में इसको जाना जाता है, रजिया सुल्तान को जाना जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये आपका 1236 से लेके 1240 तक होता है। देखिए आपको टाइम पीरियड याद करना है और किसने क्या बनवाया है। हमें सभी वंश के विषय में, सभी लोगों के विषय में नहीं पढ़ना है, केवल उनके विषय में पढ़ना है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रजिया सुल्तान ये 1236 से लेके 1240 तक के एडी तक के शासन करती है। पहली मुस्लिम एवं महिला, पहली मुस्लिम एवं महिला शासिका जो शासक होती है ये कौन होती है? रजिया सुल्तान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सुल्ताना, इसको बोला जाता है। सुल्तान तो आपका मास्कुलाइन होता है, सुल्ताना फेमिनाइन जेंडर हो जाता है। तो इस तरीके से पहली मुस्लिम एवं महिला जो शासक रहती है कौन रहती है? रजिया सुल्तान रहती है। अब देखिए जो रजिया सुल्तान रहती है ये अल्तुनिया से शादी कर लेती है। अल्तुनिया कोई काम करने वाला रहता है, गुलाम ही रहता है, उससे शादी कर लेती है। अब दास से शादी कर लेती है तो लोग इससे काफ़ी जलन करने लगते हैं और अंततः इसको तभी मतलब इसको मरवा भी देते हैं लोग। तो अब देखिए जो रजिया सुल्तान रहती है एक कुबा का मतलब होता है कपड़ा, जो ब्लेजर होता है कुबा, और कुला का मतलब होता है टोपी। तो ये आपका कपड़ा और टोपी पहनती थी, जैसे आदमी पर्टिकुलर कोई व्यक्ति कपड़ा पहनता है उसी तरीके ये पहनती थी। लेकिन लोगों को ये नापसंद था, इसलिए नापसंद था क्योंकि जो मुस्लिम धर्म होता है उसमें जो औरतें होती हैं वो बुर्के में रहती हैं। अब ये पूरा मतलब नियम का ये धज्जियाँ उड़ा रही थी उस समय, इसीलिए जो लोग थे इससे काफ़ी मतलब परेशान थे और इससे जलते भी थे इसीलिए। तो आपका और इसके बाद में लोगों के बीच में हाथी पर बैठकर ये लोगों के बीच में जाती थी। जो रजिया सुल्तान है ये आपका हाथी पर बैठकर लोगों के बीच में जाती थी। और इसके बाद में इसने 3 सिक्के चलवाए, 3 सिक्के चलवाती है। ये 3 सिक्कों में आपका पहला होता है इल्तुतमिश की बेटी, और इसके बाद में होता है न्याय की रानी होता है। फिर इसके बाद में तीसरा होता है दिल्ली की महारानी होता है। तो इस तरीके से ये आपका जो है कि इल्तुतमिश की बेटी, न्याय की रानी, दिल्ली की महारानी, तो ये आपका 3 सिक्के चलवाती है। कौन कौन सा सिक्का चलवाती है? आपका इल्तुतमिश की बेटी, न्याय की रानी और दिल्ली की महारानी, ये 3 सिक्के चलवाती है। अब देखिए आ जाता है आपका बहराम शाह आता है, फिर आता है मसूद शाह, फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद आता है। फिर इसके बाद में इन सब के बाद में आता है बलबन के विषय में ही पढ़ा जाएगा। 1266 से लेके 1286 तक चलता है बलबन। जो बलबन रहता है इलबरी तुर्क रहता है, तो इसी के विषय में पढ़ा जाएगा बलबन के विषय में। जो बलबन होता है इसको मंगोलों से जलालुद्दीन इसको मंगोलों से खरीदता है और खरीदने के बाद में इसको इल्तुतमिश को बेच देता है। इसीलिए आपका जो है कि इसको क्या कहा जाता है, जो आपका बलबन रहता है इसको गुलामों का गुलाम तभी कहा जाता है। तो अब देखिए बात करता हूँ मैं बलबन के विषय में। तो बलबन का जो टाइम पीरियड चलता है 1266 से लेके 1286 एडी तक चलता है बलबन जो होता है क्या होता है आपका इलबरी तुर्क रहता है। इलबरी तुर्क जो रहता है आपका बलबन रहता है। अब देखिए बात करते हैं इसको क्या होता है कि मंगोल से कौन खरीदता है? जलालुद्दीन, ख्वाजा जलालुद्दीन इसको मंगोल से खरीदता है और इसके बाद में किसको बेच देता है? इल्तुतमिश को ये बेचने का काम करता है। और एक ऐसा राजा होता है कि अपने जब मतलब ये शासन करता रहता है तो उस समय दयनीय स्थिति इतना गड़बड़ हो जाती है कि ये टोपी बीनकर अपना मतलब जीवन यापन चलाया करता था। तो इसने मतलब क्या किया इल्तुतमिश, तो ये आपका एक तरीके से गुलामों का गुलाम, इसको क्या कहा जाएगा? गुलामों का गुलाम इसको कहा जाएगा। किसको? बलबन को। यदि आपसे पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं, तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है बलबन को कहा जाता है।
इसने 40 तुर्क चहलगानी, जो 40 योग्य तुर्क सरदारों का आपका जो समूह था 40, उसको इसने समाप्त कर दिया। इसलिए समाप्त किया जो वही 40 सरदार थे, उन्हीं में से जो है कि इल्तुतमिश का किसी ने वध किया था। तो इसीलिए कहा ये जो मतलब ईमानदार भी होते हैं और घातक भी बन जाते हैं, इससे अच्छा है कि मैं इनको समाप्त ही कर देता हूं। तो आपका इसको 40 का ये खत्म कर देता है। और इसके बाद में इसने नौरोज मतलब जो पारसी का नौरोज चलाता है, पारसी का नववर्ष जो होता है, पारसी नववर्ष, तो पारसी नववर्ष जो होता है इसी के नाम से नौरोज त्योहार चलाता है आपका। और ये फारसी संस्कृति को अपनाता है, फारसी संस्कृति को ये अपनाने का काम करता है। कौन? ये आपका बलबन फारसी संस्कृति को अपनाता है। फिर बलबन लौह एवं रक्त नीति, लौह एवं रक्त नीति को अपनाता है। मतलब इसका मतलब होता है खून का बदला खून। यदि आप खून करेंगे तो हम भी खून करेंगे। और इसके बाद में ये मतलब इसको कहा जाता है बलबनी सिक्का ये चलवाया था, बलबनी सिक्का चलवाया था। और इसने खुद को कहा था जिल्ले इलाही कहा था, जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया कहा जाता है जिल्ले इलाही। और इसके बाद में ये अपने आप को मानता था ईश्वर का प्रतिनिधि ये अपने आप को मानता था। तो ईश्वर का प्रतिनिधि भी इसको कहा जाता था। ये खुद को मानता था जिल्ले इलाही मानता था, और इसके बाद में ये खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि भी मानता था। अब देखिए इसके बाद में आता है कैकुबाद आता है। और कैकुबाद के बाद में आता है क्यूमर्स जो होता है ये आपका अंतिम होता है। अंतिम जो शासक होता है किसका? अंतिम शासक होता है आपका गुलाम वंश का जो क्यूमर्स होता है। तो इस तरीके से गुलाम वंश 1206 से 1290 में आपका फिनिश हो जाता है। गुलाम वंश के बाद में बताया था जीके का टेस्ट सर लो ट्रिक टाइप का, इस तरीके से जीके का टेस्ट सर लो। तो आपका गुलाम वंश के बाद कौन आएगा? खिलजी वंश आ जाता है। तो अब देखिए हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश के विषय में बात करेंगे। यहाँ से आप लोग इसके बलबन के विषय में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बलबन ने लौह एवं रक्त नीति किसने चलाया था? तो बलबन ने चलाया था। और इसने बलबनी सिक्का भी चलाया था। बलबन ने नौरोज त्योहार और फारसी संस्कृति को इसने अपनाया था। तो इतनी सारी बातें हैं। अब देखिए बात किया जाएगा आपका खिलजी वंश के विषय में। तो जो खिलजी वंश होता है इसकी जो संस्थापना करता है जलालुद्दीन जो खिलजी होता है, ये मतलब इसका खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो अब देखिए बात करते हैं खिलजी जो होता है आपका 64 जो आपका तुर्क होते हैं, 64 तुर्कों में से एक होता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश आपका चलता है 1290 से लेके 1320 AD तक चलता है आपका खिलजी वंश चलता है। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले इसका खिलजी का इतिहास जान लेते हैं। तो 64 जो तुर्क रहते हैं, 64 तुर्कों में से एक होता है ये अफगानिस्तान के हेललमंद घाटी में चौथी शताब्दी थी उसमें जाके ये बस जाते हैं। और जो क्षेत्र होता है खिलजी क्षेत्र होता है, खिलजी क्षेत्र में कौन बसता है? खिलजी बसता है। खिलजी लोग खिलजी क्षेत्र में बस जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं आपका इसका संस्थापक। खिलजी वंश का जो संस्थापक रहता है, खिलजी वंश का संस्थापक रहता है जलालुद्दीन खिलजी जो रहता है, जलालुद्दीन खिलजी, ये क्या होता है? खिलजी वंश का संस्थापक होता है। ये शासन करता है 1206 से लेके 1200 ये आपका
ये शासन करता है 1290 से, सॉरी यहाँ पे देखिए 1290 से 1320 है, ये गुलाम वंश का है 1206 से 1290। तो आपका देखिए 1290 से लेके ये 1296 तक ये आपका शासन करता है जलालुद्दीन खिलजी जो होता है। जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है 1292 में जो मंगोल होते हैं, मंगोल में जो हलाकू रहता है, हलाकू का जो पौत्र होता है, हलाकू का पौत्र अब्दुल्ला, हलाकू का पौत्र जो अब्दुल्ला होता है इसको हरा देता है, युद्ध में हराता है। और अपनी बेटी, इसकी जो बेटी होती है ये अपनी बेटी की जो शादी कर देता है, ये अपनी बेटी की शादी किसके साथ करता है, ये आपका उलगू, उलगू जो चंगेज वंश का रहता है, चंगेज वंश, चंगेज वंश का जो उलगू रहता है उसके साथ ये अपनी बेटी की शादी कर देता है। बेटी की शादी करता है ये कौन, ये आपका जलालुद्दीन खिलजी जो होता है। जलालुद्दीन खिलजी जो होता है खिलजी वंश का संस्थापक होता है। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी के बाद में आपका आता है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका क्या नाम है जलालुद्दीन फिरोज, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है आपका खिलजी वंश का संस्थापक होता है। तो अलाउद्दीन जो खिलजी होता है ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही प्रभावशाली रहता है अलाउद्दीन खिलजी होता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1312 तक, 1296 से लेके आपका ये 1312 तक ये शासन करता है। कौन करता है, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। तो अब देखिए मैं बात करने वाला हूँ आपका अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है ये काफ़ी मोस्ट इफेक्टिव रहता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो होता है ये किसकी संस्थापना करता है, ये आपका खिलजी वंश का संस्थापक होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी काम किए थे इसने, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है ये क्या करता है कि आपका घड़ी और चरी, घड़ी और चरी व्यवस्था भी लाता है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके ये आपका कब तक शासन करता है, ये आपका 1316 तक करेगा। वहाँ पे मैं लिख दिया था आपका 1312, तो ये 20 साल तक शासन करता है। 1296 से लेके 1316 तक ये शासन करता है। 1316 AD तक कौन शासन करता है, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी शासन करने का काम करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी तथा चरी टैक्स इसने लगाया था। इसने क्या किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली को इसने मतलब अपनाया था। जो ये कौन रहा था, अलाउद्दीन खिलजी। और इसने क्या किया था, टैक्स मतलब 50% कर दिया था। आपके पास जितना है, पहले लोग क्या करते थे कि जितना है ले लेते थे, कह देते थे मुझे 50% चाहिए। अब मतलब किसी के पास बहुत कम रुपए, 10 रुपए 50% दे देगा तो कम ही बचेगा। तो ये क्या करता था, ये मतलब नहीं, जितना है उतना बोल देते थे, उतना लेना पड़ता था। लेकिन इसके समय में क्या था कि 50% लेता था, मतलब जितना है आप उसका आधा दीजिए और आप अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बाजार नियंत्रण प्रणाली लाता है। और फिर लाता है सेना सुधारीकरण ये लाता है। सेना सुधारीकरण का मतलब होता है आर्मी रिफॉर्म ये करता है। आर्मी रिफॉर्म करने से ये मतलब है कि आपका जो सैनिक होते हैं, अच्छे अच्छे सैनिकों को रखा जाता है युद्ध में ले जाने के लिए। और इसने हुलिया का मतलब होता है आपका जो हुलिया होता है, हुलिया का मतलब होता है वस्त्र। सैनिकों को एक मतलब उनको वर्दी दे दिया इसने। और फिर इसके बाद में दाग सिस्टम का मतलब होता है, दाग का मतलब होता है घोड़ों को दाग दिया जाता था। जिसके ज़्यादा घोड़े होते थे मतलब उसकी विजय पहले घोषित कर दी जाती थी। इसलिए अपने घोड़ों की पहचान करने के लिए कहीं घोड़े मिक्सअप ना हो जाएं, उसके लिए घोड़ों को दागने की प्रथा को लेकर आया। और इसके बाद में इसने अपनी जो राजधानी थी, राजधानी इसने सीरी को बनाया, सीरी को राजधानी बनाया। सीरी जो होता है मंगोलों से बचने के लिए, जो मंगोल होते हैं मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए 1304 में इसने सीरी को अपना राजधानी बनाया। और इसने क्या क्या बनाया, तो इसने
जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद, सीरी का किला, सीरी का किला, चोर मीनार, चोर मीनार, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, ठीक है। अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, चोर मीनार, सीरी का किला, जमात खाना मस्जिद, सीरी का किला इसने बनवाया और इसको राजधानी भी घोषित कर दिया। सीरी के किला को इसकी राजधानी सीरी थी। इसने हुलिया और दाग सिस्टम को लेकर आया। सेना का सुधारीकरण इसने किया। बाजार पर इसने नियंत्रण किया और इसके बाद में इसने घरी तथा चरी, मतलब जो घर में रहते थे और जो जानवरों को, मवेशियों को जो चराते थे, उनके ऊपर भी ये टैक्स लगाया। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब देखिए जो खिलजी वंश होता है, खिलजी वंश का अंतिम जो रहता है आपका खुसरो खा, खुसरो खा जो रहता है। इसके पहले होता है आपका उमर शेख, उमर शेख होता है। फिर इसके बाद में होता है आपका मुबारक शाह, मुबारक शाह, मुबारक शाह और उमर शेख। खुसरो खा अंतिम रहता है। अब देखिए जो हम लोगों ने पढ़ लिया गुलाम वंश पढ़ लिया, हम लोगों ने खिलजी वंश पढ़ लिया। अब हमारा आने वाला है टी फार, क्या होता है? तुगलक वंश। तो जो आपका तुगलक वंश होता है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? आपका 1320 से लेके 1414 तक ये चलने वाला है। कौन सा? तुगलक वंश चलने वाला है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन। तुगलक जो होता है वो तुगलक वंश का संस्थापक रहता है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो होता है खिलजी वंश का संस्थापक। खिलजी वंश का महत्वपूर्ण जो शासक रहता है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम जो रहता है खुसरो खा रहता है। अब देखिए एक चीज और लिखना है, ये मतलब क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी होता है इसी के दरबार में मुख्य तो खुसरो खा, खुसरो जो रहते हैं अमीर खुसरो, जिन्हें क्या नाम था? अमीर खुसरो। और हसन बहवानी और खुसरो खा रहते हैं इसके दरबार में। वैसे जो बलबन रहता है, बलबन के ही दरबार में अमीर खुसरो रहते हैं, लेकिन अमीर खुसरो को जो एक अलग पहचान मिलती है, वो अलग पहचान मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अमीर खुसरो सितार का आविष्कार इसने किया था। सितार का आविष्कार जो किए थे अमीर खुसरो किए थे। अमीर खुसरो को ही कहा जाता था तोता-ए हिंद, तोता-ए हिंद या तोती-ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। और इन्होंने बीड़ा का क्या किया? बीड़ा का सुधार किया, बीड़ा में सुधार किया। यदि आपसे पूछा जाता है प्राचीन कालीन भारत का इतिहास है, उसमें एक टॉपिक है कौन बीड़ा बचाता था? तो समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त था, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को, तो समुद्रगुप्त क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था। और जो देखिए अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है? तो जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है इसको कहा जाता है द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर भी किसको कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। तो इतना आप अलाउद्दीन खिलजी के विषय में इतना आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं बात करने वाला हूं आपका टी फॉर तुगलक वंश। जो आपका तुगलक वंश होता है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन रहता है? गयासुद्दीन तुगलक रहता है। ये जो गयासुद्दीन तुगलक होता है ये ज़्यादा समय तक, मतलब सबसे ज़्यादा समय तक ये शासन करता है, 38 वर्षों तक समझ लीजिए। नहीं, ये नहीं करता है, वो तो बहलोल लोदी होता है जो 38 वर्षों तक शासन करता है। तो अब देखिए बात करता हूँ तुगलक वंश। तुगलक जो वंश होता है तुगलक वंश कहाँ से कहाँ तक चलता है? आपका चलता है देखिए 1206 से 1290 तक चला गुलाम वंश। फिर आपका 1290 से 1320 तक कौन सा चला? 1320 तक चला आपका खिलजी वंश। फिर आपका 1320 से लेके 1414, 1320 से लेके 1414 AD तक कौन चलेगा? आपका तुगलक वंश चलेगा। तुगलक वंश जो रहता है अंतिम तुर्क जो वंश रहता है, अंतिम तुर्क वंश रहता है कौन सा? तुगलक वंश रहता है। तुगलक वंश जो रहता है अंतिम तुर्क वंश रहता है, तुगलक वंश रहता है। अब देखिए बात करते हैं इसमें जो रहता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन जो तुगलक होता है ये आपका 1320 से लेके 1320 से लेके
1325 तक, 1320 से लेके 1325 तक के AD तक के शासन करता है। जो गयासुद्दीन तुगलक होता है ये मंगोल को पराजित कर देता है, जिसके कारण इसने मलिक गाजी की उपाधि इसने ली थी। और देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है उसको थोड़ा आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, गुरसास्प किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था गुरसास्प था। और इसने मलिक गाजी और जो गयासुद्दीन तुगलक रहता है इसको गाजी के नाम से इसको गाजी की उपाधि मिली थी। गाजी का मतलब होता है आपका अजय भी होता है, या आप कह लीजिए जो कबीले होते हैं, कबीलों का वध करने वाला, कबीलों का वध करने वाला जो होता है उसे भी क्या कहते हैं? गाजी कहा जाता था। तो मंगोल पर जब इसने विजय प्राप्त कर ली तो मलिक गाजी की उपाधि ये खुद धारण कर लिया। ये काफ़ी अच्छा शासक था। इसने डाक सेवा और इसके बाद में नहर निर्माण, डाक सेवा किया और नहर निर्माण किया। और 1325 में मृत्यु हो जाता है। इसका मतलब कौन? गयासुद्दीन तुगलक। फिर इसके बाद में आता है मोहम्मद बिन तुगलक आ जाता है। तो आप देखिए मैं बात करने वाला हूँ मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी शिक्षित रहता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन रहता है, तो रहता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT के नाम से जाना जाता है। तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक होता है जो गयासुद्दीन तुगलक का लड़का होता है। तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके 1351 AD तक, मतलब ये 26 वर्षों तक ये शासन करता है। इसका जो बचपन का नाम होता है जौना खां। इसका नाम क्या होता है? जौना खां होता है। ये काफ़ी क्या होता है? शिक्षित होता है। और इसके बाद में इसको पागल राजा भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पागल राजा किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MBT भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बाद में लिख लीजिए आप जहांदार शाह जो होता है इसको कहा जाता है आपका लंपट मूर्ख कहा जाता है, जहांदार शाह को कहा जाता है। फिर एक होता है फर्रुख सियर जो होता है इसको कहते हैं घृणित कायर। जो आपका देखिए दोस्तों घृणित कायर जो होता है फर्रुख सियर। अब देखिए क्या है ना, आपको पढ़ना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है। आप थोड़ा करके मतलब इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको पूरा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो वही बात है कि इसमें डरिए मत। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की तरफ, कुछ भी ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। तो इस तरीके से ज़िंदगी में बढ़ते रहिए। जो आपका खामोशी है, खामोशी छा जाएंगी, छतों पर मेले होंगे उस दिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। तो वही बात है कि आप लगे रहिए बस, ठीक है। लगे रहना ही सबसे बड़ी बात होती है। छोड़ देना बहुत ही गलत बात होती है। तो हमें छोड़ना नहीं है, चाहे कोई शासक हो, चाहे कोई नौकरी पाने वाला हो। जिसने कम समय में नौकरी पाई है वो शायद ज़्यादा मेहनत किया है, जो थोड़ा ज़्यादा समय में नौकरी पा रहा है उसका किस्मत थोड़ा साथ नहीं दिया होगा, लेकिन मेहनत तो करना हमें नहीं छोड़ना है। तो इतना समझ लीजिए। तो फर्रुख सियर को कहा जाता है घृणित कायर कहा जाता है फर्रुख सियर को। फिर होता है एक मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद शाह होता है, मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला राजा। रंगीला राजा किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। अब देखिए जो मोहम्मद बिन कासिम होता है ये क्या करता है कि ये टोकन करेंसी को लाता है। और इसके बाद में इसने मतलब दीवाने कोही मतलब कृषि विभाग की स्थापना करता है, जिसको कहा जाता है दीवाने कोही की इसने स्थापना की थी। कृषि विभाग की स्थापना किया था। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया था। और इसके बाद में इसने एक गलती कर दिया था, जो आपका चांदी के सिक्के के बदले ये तांबे का सिक्का दे रहा था।
क्योंकि जब इसने चांदी के सिक्के चलाए थे तो मार्केट में ज़्यादा मात्रा में आपका जो मतलब फर्जी सिक्के चलने लगे, तो इसीलिए वो चांदी के सिक्के के मतलब जो तांबे का सिक्का था उसके बदले में कौन सा सिक्का दे रहा था, चांदी के सिक्के दे रहा था, तांबे के सिक्के के बदले, चांदी के सिक्के तांबे के सिक्के के बदले में दे रहा था, बदले में। और इसके बाद में इसने टोकन करेंसी चलाई, कृषि विभाग का स्थापना किया। चांदी के मतलब जो सिक्के हैं वो तांबे के सिक्के आप दीजिए, चांदी के सिक्के लीजिए, तो इससे काफ़ी जो है कि घाटा हो गया था। और इसके बाद में देखिए इसीलिए इसको क्या, इसने जितना भी सब कुछ किया मतलब ये सही से कुछ कर नहीं पाया, ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसको मतलब सही से जो भी करना चाहता था वो उल्टा हो जाता था। अब देखिए बात करते हैं, आपका आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह जो तुगलक होता है ये आपका 1351 से लेके 1300 आपका हो जाता है 88 AD तक के शासन करता है। कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करता है, जिसको कहा जाता है FST कहा जाता है। तो उलेमा पे कहने पर, ठीक है, जो उलेमा वाले थे उसके कहने पर इसने इस्लाम जो था, इस्लाम की स्थापना की, इस्लाम धर्म की काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब इस्लाम धर्म का बढ़ावा किया उलेमा के कहने पर। और इसके बाद में जो फिरोज शाह तुगलक था इसने हक ए सर्व, हक ए सर्व, हक ए सर्व जो होता है नहर पर टैक्स, नहर पर इसने टैक्स लगा दिया, जिसको कहा जाता है हक ए सर्व कहा जाता है। और जजिया कर, जजिया कर ब्राह्मण, जजिया कर को पहली बार किसने लगाया था? तो आपको याद होगा मध्यकालीन भारत का जो पहला वीडियो था उसमें मैं बताया था, जो मोहम्मद बिन कासिम होता है उसने जजिया कर को लगाया था। तो आपका ब्राह्मण, वो ब्राह्मण और स्त्रियों पर नहीं लगाया था, इसने क्या किया कि ब्राह्मण और स्त्रियों पर भी लगाने का काम किया। ब्राह्मण प्लस में स्त्री दोनों पर जो जजिया कर लगाया था वो कौन लगाया था? यही लगाया था आपका FST जो फिरोज शाह तुगलक होता है, आपका जजिया कर लगाता है ब्राह्मण और स्त्रियों पर। इसने जौनपुर की स्थापना की, जौनपुर की स्थापना, जौनपुर की स्थापना कौन करता है? ये करता है मतलब फिरोज शाह तुगलक करता है, किसके? जौना खां, जौना खां की याद में ये करता है जौनपुर की स्थापना, जिसको कहा जाता है सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद किसको कहा जाता है? इसको मतलब कहा जाता है जौनपुर की जो स्थापना की थी, जौनपुर को ही कहा जाता है सिराज ए हिंद। इसने नहरों पर टैक्स लगवाया, इसने जजिया कर लगवाया ब्राह्मण तथा स्त्रियों पर, और नहरों का सुधारीकरण भी इसने किया। और देखिए आप एक लिख लीजिएगा देवगिरी, देवगिरी, देवगिरी या दौलताबाद, देवगिरी या दौलताबाद जो राजधानी था इसने, ठीक है, इसका जो मोहम्मद बिन तुगलक रहता है इसने अपनी राजधानी को क्या बनाया था? दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद बनाया था। और 1333 में, 1333 में इब्न बबूता, इब्न बबूता जो होता है, इब्न बबूता, इब्न बबूता जो होता है, इब्न बबूता, इब्न बबूता जो होता है मोरक्को का यात्री होता है। मोरक्को, मोरक्को कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका में, जहाँ की नूरा फतेही है वहीं का है इब्न बबूता होता है। 1333 AD में आया था। और इसकी काफ़ी, और इसने एक रेहला नामक की, यदि आपसे पूछा जाता है रेहला पुस्तक किसने लिखी है तो इब्न बबूता ने रेहला पुस्तक लिखी। और इसके बाद में ये काफ़ी होनहार था, ये काफ़ी कुशल था, इसलिए इसको दिल्ली का काजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बबूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। और देखिए फिरोज शाह तुगलक में बस इतना ही है, हक ए सर्व, नहर पर इसने टैक्स लगवाया। नहर तो बनाए थे कौन? इसके बाबा, बाबा जान बनाए थे इसके नहर। और इसके बाद में जजिया कर लगाया ब्राह्मण स्त्रियों पर, जौनपुर की स्थापना किया जौना खां की याद में, सिराज ए हिंद, जौनपुर को क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद कहा जाता है। अब यदि आपका जो तुगलक वंश होता है इसमें आपका होता है तुगलक शाह, तुगलक शाह होता है, फिर आता है बकर शाह, फिर होता है मोहम्मद शाह, फिर आपका होता है हुमायूं खां। अब इसके बाद में जो आखिरी होता है ये आपका होता है महमूद शाह।
नसीरुद्दीन महमूद शाह जो होता है ये आपका जो तुगलक वंश होता है उसका अंतिम जो वारिस होता है ये आपका महमूद शाह होता है। अब देखिए बाद में बात करते हैं आपका फिर आता है, हमने पढ़ लिया गुलाम वंश, हमने पढ़ लिया खिलजी वंश, हमने पढ़ लिया तुगलक वंश। अब हम कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश। सैयद वंश हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए मैं बात करने वाला हूँ सैयद वंश। जो सैयद वंश चलता है, सैयद वंश कब से कब तक चलेगा? तो आपका देखिए ये जो आपका कौन सा वंश था, पहले तो गुलाम वंश था 1206 से 1290, फिर 1290 से 1320 तक कौन चला था? खिलजी वंश। फिर 1320 से लेके 1414 तक चला था आपका तुगलक वंश चला था। फिर आपका सैयद वंश चलता है 1414 से लेके 1451 AD तक चलेगा आपका कौन चलेगा? सैयद वंश चलेगा। तो अब देखिए सैयद वंश के विषय में ही बात किया जाएगा। सैयद वंश में बहुत ज़्यादा खास नहीं है, सैयद वंश में थोड़ा सा बहुत ही मतलब हल्का सा टॉपिक है। इसके बाद में हमारा आएगा लास्ट वंश लोधी वंश जो होता है, अफगान जो होते हैं। अब देखिए जो सैयद वंश होता है, सैयद वंश का जो संस्थापक होता है किसको कहा जाता है? खिज्र खां जो होता है, खिज्र खां सैयद वंश। देखिए मैं लिख देता हूँ सैयद वंश। सैयद वंश कहाँ से कहाँ तक चलता है? 1414 से लेके आपका चलेगा 1451 AD तक चलता है, सैयद वंश चलता है। फिर देखिए दोस्तों जो सैयद वंश होता है इसका यदि संस्थापक पूछा जाता है आपसे, तो सैयद वंश का जो संस्थापक होता है, सैयद वंश का संस्थापक होता है खिज्र खां होता है। खिज्र खां के बाद में इसमें आ जाता है आपका मुबारक शाह। मुबारक शाह होता है। फिर इसके बाद में होता है आपका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह देखिए उसमें भी आया था जो तुगलक वंश होता है, तो नाम एक ही थे लेकिन व्यक्ति अलग अलग थे। फिर इसके बाद में इसमें जो आखिरी होता है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन अलाउद्दीन आलम शाह, आलम शाह। तो आपका देखिए जो खिज्र खां होता है ये मतलब ये एक रियाज आला, रियाज आला, रियाज आला उपाधि इसने धारण की थी। इसने सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने रियाज आला नामक की उपाधि ये धारण किया था। कौन? ये जो खिज्र खां होता है इसने धारण किया था। अब देखिए जो अलाउद्दीन आलम शाह होता है इसके विषय में एक कहावत है कि आलम शाह का जो राज्य है, ठीक है, वो दिल्ली से पालम तक हो गया। यहीं से जो सैयदों से जो आपका दिल्ली सल्तनत होता है, सैयदों से जो सल्तनत होती है, सल्तनत एक किसके हाथ में चली जाती है? लोधियों के हाथ में चली जाती है। तो आपका जो सैयद होते हैं यहीं तक जो तुर्की रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अब तुर्कियों के बाद में कौन आ जाएगा? अब अफगान आ जाएगा। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे किसके विषय में? अब चर्चा हम लोग करने वाले हैं अफगानियों के विषय में। तो अफगान में जो होता है आपका अफगान राज्य, जिसको क्या कहा जाता है? कौन सा वंश हो जाएगा? लोधी वंश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए आप अफगान राज्य। अफगान राज्य का मतलब क्या होगा? लोधी वंश, लोधी वंश हो जाएगा। लोधी वंश में कौन रहता है? मतलब यहाँ पे अफगान एवं लोधी वंश एवं दिल्ली का जो अंतिम दिल्ली अफगान वंश, देखिए इतना ही लिखिए, अफगान राज्य एवं लोधी वंश का संस्थापक कौन रहता है? ये रहता है आपका बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो होता है वो आपका ये जो अफगान एवं लोधी वंश होता है इसका संस्थापक होता है बहलोल लोधी। और ये जो शासन करता है, आप देखिए लोधी वंश कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1451 से लेके 1526 तक चलने वाला है लोधी वंश। ये जो बहलोल लोधी होता है ये आपका शासन करेगा 1451 से लेके आपका ये
38 साल तक के 1451 से 1526 ये 38 साल तक शासन करेगा। आप देखिए इसमें 38 प्लस कर दीजिए तो आपका 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 1400 कितना हो जाएगा, 1489 AD तक कौन शासन करता है, बहलुल लोदी करता है। जो बहलुल लोदी होता है ये आपका जो अलाउद्दीन आलम शाह होता है उसकी जो पत्नी होती है बीबी राजी, बीबी राजी से इसकी पत्नी का नाम आप समझ लीजिए, इसकी पत्नी जो होती है बीबी राजी, बीबी राजी से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। ये ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। जो बहलुल लोदी होता है 38 साल तक शासन करता है। इसके विषय में ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखिए बात करते हैं, फिर आता है कौन, सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी होता है दोस्तों ये काफ़ी प्रसिद्ध होता है, सिकंदर लोदी होता है। ये शासन करता है 1489 से लेके 1517 AD तक जो शासन करने का काम करता है सिकंदर लोदी शासन करता है। सिकंदर लोदी काफ़ी कुशल एवं कह दीजिए आपका जो है कि ताकतवर ये शासक रहता है। लोदी वंश का कौन रहता है, सिकंदर लोदी रहता है। सिकंदर लोदी क्या करता है, 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है और 1506 में जो आगरा शहर होता है 1506 में आगरा शहर को ये राजधानी बना लेता है अपनी, कौन, सिकंदर लोदी बना लेता है। और देखिए फिर मैं बात करता हूँ सिकंदर लोदी के विषय में। सिकंदर लोदी फारसी में कविता लिखता था, किस नाम से, गुलरुखी के नाम से फारसी में कविता लिखता था। और इसने मापन की एक प्रणाली, भूमि मापन किसका, मापन भूमि का, तो इसने गज सिकंदरी इसको चलाया था, कौन, गज सिकंदरी चलाया था। और देखिए वहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा जो आपका अलाउद्दीन खिलजी रहता है, अलाउद्दीन मुबारक शाह खिलजी, छोड़िए जाने दीजिए, उतना ही वहाँ से बहुत ज़्यादा है आपका। अलाउद्दीन खिलजी से जितना मैं बताया था उतना बहुत है। तो भूमि जो मापन भूमि का किसके द्वारा किया जाता है, गजे सिकंदरी के द्वारा भूमि का मापन किया जाता है। अब देखिए बाद में जो आता है आपका इब्राहिम लोदी जो होता है दोस्तों ये लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। 1517 से लेके 1526 AD तक ये शासन करता है। कौन करता है, इब्राहिम लोदी। वैसे इब्राहिम लोदी ने कुछ काम नहीं किया। ये जो इब्राहिम लोदी है इसने क्या है 1517 से लेके 1526 तक कार्य किया और इसी के शासन में 19-20 अप्रैल 1526 को कौन, बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद जो बाबर होता है ये आक्रमण कर देता है और पूछा जाएगा युद्ध स्थल में, युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वीरगति को प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन रहता है, इब्राहिम लोदी रहता है जो वीरगति की प्राप्ति कर जाता है युद्ध भूमि में। अब देखिए बाबर के विषय में मैं बताया ही था उस दिन भी। बाबर क्या था, 14 साल की उम्र से ही जब इसके पिता का डेथ हो जाता है, भूस्खलन जो होता है, एक सीरीज भी आया इसका, आप देख सकते हैं हॉट स्टार पे। तो इसके बाद में जब इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ता रहता है तो यही कहता है कि जिंदगी मौत से हर बार लड़ती है, जिंदगी मौत से हर बार लड़ती है, लेकिन आखिरकार जीत मौत की होती है। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, मैं भी 14 साल से मौत से लड़ रहा हूँ, लेकिन अब मैंने जिंदगी से कहा तू रुक जा। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से देखिएगा। फिर मैं एक मोटिवेशन देता हूँ, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिल की तरफ, कुछ भी ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। तो जय हिंद दोस्तों। इस तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।